हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 3। यह आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप अपने जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है, वहाँ से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना प्रश्न। आपको पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, और साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसको एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में देखिए कितना आपका आंसर सही आया। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन ए है ओम प्रति मीटर, बी है महो, सी है ओम मीटर और डी है ओम मीटर। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है आपका ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 6 माइक्रोन, 10 के पावर 6 माइक्रोन, 10 के पावर माइनस 3 माइक्रोन और 10 के पावर 3 माइक्रोन। याद रखिएगा, 1 मीटर आपका होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपका होता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। इसी को उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पायरोमीटर, बी है एपिडियोस्कोप और सी है पेरिस्कोप, डी है ओडोमीटर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पेरिस्कोप। यह समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, पायरोमीटर का उपयोग दूर की स्थित वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है। डी देख लेते हैं, ओडोमीटर का उपयोग किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साथ ही साथ अपना आंसर करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। आप लास्ट में अपना देखिए कितने आपने सही किया, कितना गलत किया। अगर गलत किया है तो उसको दोबारा देख लीजिए, उसके बाद फिर सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। ऑप्शन ए द्विखंडन द्वारा, बी खंडन द्वारा, सी मुकुलन द्वारा और डी लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मुकुलन द्वारा होता है वह किस में होता है, हाइड्रा में। याद रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसे याद रखिएगा। और लैंगिक प्रजनन तो आपको पता है कि वह मानव में होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। ऑप्शन आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय, बी है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सी है सुपर और डी है यांत्रिक। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे यांत्रिक तरंगे दिया है, लेकिन यदि आपसे पूछे ऑप्शन में दूसरा भी दे सकता है, अनुदैर्ध्य, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है आपकी यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे आपके यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, 2, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। याद रखिएगा, अभी तक जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वह 5 तक पता लगाया जा चुका है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है आपका ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, उसके बाद आपका है प्लाज्मा,
और उसके बाद है 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लाज्मा उच्च ताप पर संभव है कि निम्न ताप पर। तो याद रखिएगा प्लाज्मा उच्च ताप पर संभव है। उसी प्रकार से जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वह निम्न ताप पर संभव है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। हम जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सभी से क्वेश्चन हमने उठाया है और सभी को आपके सामने रखा है। आप देखिए, अपने को जांचिए कितना आपने सही कर रहे हैं, कितना आपने गलत कर रहे हैं, उसको आप फिर सुधारने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो एक आदमी है जो कि ज़मीन से वह 1.5 मीटर ऊपर उठाता है और कितना उठाता है, 12 केजी के सामान। तो आपका कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, MW बराबर हो जाएगा mgh, यानी कि स्थिति के कारण किया गया कार्य आपका जो ऊर्जा होगी वह कार्य के रूप में होगी। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम निकालेंगे mgh से m कितना है 12 kg, g कितना है हम लेंगे यहाँ पे जितना दिया उतना लेंगे 10 और h का मान है 1.5। 1.5 से आपका दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आपका हो जाएगा 15 × 120, 15 × 12 यानी कि आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 जूल कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है एमाइलेज, सी है टॉयलिन और डी है पेप्सिन। याद रखिएगा, जो प्रोटीन का खंडन करता है वह आपका है पेप्सिन। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपका वसा का पायसीकरण करता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन आपके लार में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज भी आपके मंड का पाचन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह आपका दोबारा आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है मूल मान का 3 गुना हो जाएगा, बी अपरिवर्तित रहेगा, सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगा और डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगा। यह आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। एक सूत्र होता है के बराबर p²/2m, यानी कि जो आपका गतिज ऊर्जा होता है वह संवेग की स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी कि संवेग जब 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो के है ना आपके p के p² के समानुपाती है। इसका मतलब जब संवेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम दो आपके क्या हैं, आपके टिश्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, संवहनी टिश्यू होते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है कि पौधों को जड़ से पोषक पदार्थ लेकर उसके जड़ तथा रूट ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, तना और पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन जाइलम क्या करता है, वह जाइलम का मतलब जल यानी कि वह जड़ से यानी कि भूमि से जल लेता है और वह सभी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी फ्लोएम क्या हो जाएगा, फ्लोएम का काम हो जाएगा कि वह पोषक पदार्थों को पहुंचाता है, यानी कि ऊपर से नीचे ले जाता है। ठीक है, यानी पत्ती से पोषक पदार्थ लेता है पत्तियों से और कहाँ ले जाता है, जड़ तक, तना तक, सभी जगह तक पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पोषक तत्व जल के बारे में पूछे तो जल कौन पहुंचाता है, तो जाइलम जल को पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, बी CO2 से सूखी बर्फ बनना, सी है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और डी है लोहे का चुंबकीकरण। तो आपको पता है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि सिर्फ अवस्था चेंज होता है, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन आम का पकना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आम पक गया तो फिर उसे हम हरा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मक्खन जब खट्टा हो गया तो उसे हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जैसे दूध से दही बन गया तो वह फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वह रासायनिक परिवर्तन है। उसका नया एक पदार्थ बन गया ना, दूध आपका मीठा लगता है, दही आपका खट्टा लगता है, इसका टेस्ट बदल गया, ठीक है, उसकी संरचना बदल गई, तो वह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी कि ऑप्शन ए आपका मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम दिया था कि जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और कोई वस्तु रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि वह संवेग परिवर्तन की दर के जो बल होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पहला नियम क्या बताता है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाना शुरू हो जाती है। बी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे कर लेता है। सी जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे को झटका लगता है, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को यही दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में क्या है? बैठे हैं, जैसे ही बस आगे चलेगी तो आप क्या करेंगे? आपको झटका लगेगा पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर झटका लगेगा। तो यह न्यूटन के पहले नियम को बताता है, यानी कि जड़त्व को बताता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए है स्थिर अनुपात का नियम, बी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी है ऊर्जा संरक्षण का नियम और डी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि न तो द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन O2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। हम देख लेते हैं इसका द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन H2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 और हाइड्रोजन कितना है? 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। तो हम यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो इसको हम बनाएंगे 4। अब देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 गुणे के 2 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुणे के 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, बराबर इधर देख लेते हैं 4 हाइड्रोजन, तो 1 गुणे के 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि आगे 2 का गुणा है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 गुणे के 16। अब देख लीजिए 16 गुना के 32, 4 प्लस 4 कम 4, इधर 4 कम 4 प्लस 16 गुना के 32 बराबर हुआ ना। तो इसीलिए जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया से पहले उस मतलब पदार्थ का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो भी उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान दोनों बराबर रहता है। अगला प्रश्न है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन ए है, बी है संयोजी ऊतक, सी है पेशी ऊतक और डी है उपकला ऊतक। तो हड्डी एक प्रकार से संयोजी ऊतक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा आपका ब्लड भी संयोजी ऊतक है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम देख लेते हैं, जब एक ही दिशा में लगता है तो हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला होता है F बराबर √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे cos थीटा, जैसे कि एक पिंड है और एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, यहाँ पे आपका F1 इधर भी है और F2 भी इधर लगा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो कोण है कितना है, 0 डिग्री का। तो हम यहाँ पर रखते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा आपका F1² प्लस F2²। ठीक, और आपका हो जाएगा 2F1 F2, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब किसका सूत्र है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा F बराबर √F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में आपका था F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 था ना अंडर रूट में, तो आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 10 प्लस 5 बराबर 15 न्यूटन हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परहरित क्लोरोफिल वर्ण कोशिका में इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। इसे देख लेते हैं। ऑप्शन है हरित लवक, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। इसे हम देख लेते हैं। जो आपका क्लोरोफिल होता है वह हरित लवक में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह कोशिका का पावर हाउस है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धातुएं प्रकृति में वैद्युत घनात्मक होती हैं, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं जैसे कि आपका हो गया सोडियम, यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और क्या बनाता है, वह Na+ बनाता है। ठीक है, यानी कि जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं। इस प्रश्न में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी देख लेते हैं। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, देखिए कार्बन का अपरूप आपका हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ऑप्शन ए कार्बन के अपरूप हैं, सी ग्रेफाइट भी अपरूप है और डी फ्लोरीन यह भी कार्बन के अपरूप है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अपरूप नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हीरा क्या है, यह कुचालक है विद्युत का, ग्रेफाइट का है विद्युत का सुचालक है, फ्लोरीन भी विद्युत का कुचालक है, इसे याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम आग को बुझाने में अग्निशामक यंत्र में करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। जैसे आपके पास दो पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जल हो गया और चीनी हो गया। जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण बन गया। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका कि प्रत्येक संगठन क्या हो, समान हो। ठीक है, अब जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण बन गया तो क्या है, यह समांग हो गया। ठीक है, इसमें हम इसके जो जल और चीनी के कण है इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि आर पार दिख जाता है। ठीक है, टॉर्च बारेंगे तो इसमें प्रकाश नहीं दिखेगा, वह आर पार चला जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी है कपूर, सी है अमोनियम क्लोराइड और डी है नेफ्थलीन।
तो ऊर्ध्वपातक कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। कपूर आपका ऊर्ध्वपातक है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातक है, लेकिन सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातक नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।